नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट ने जिन मतदाताओं व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम दो जगह नगर निकाय और ग्राम पंचायत की मतदाता सूचियों में है, उन्हें मतदान करने व चुनाव लड़ने की अनुमति देने से संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले कि याचिका में राज्य निर्वाचन आयोग की 6 जुलाई 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 2 स्थानों की वोटर लिस्ट में नाम होने वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्णय का अधिकार दिया गया था। आपको बताते चले कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9, उपधारा 6 और 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही स्थान की वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी वह चुनाव लड़ने या वोट देने के पात्र है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने गढ़वाल के शक्ति सिंह की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है और जिसमें कहा गया है कि राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम 2 जगह नगर निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में है और इस मामले में रिटर्निंग अधिकारियों से अलग अलग निर्णय भी दिए गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका में जो मुख्य बिंदु उठाया गया था वह यह था कि एक और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है कि 6 जुलाई 2025 को उसने एक आदेश जारी किया सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को और ये कहा कि एक इंसान जो नगर पालिका का भी वोटर है और जो ग्राम पंचायत में भी चुनाव लड़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को लेकर एक अस्पष्टता की स्थिति बना दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। इस पर उन्होंने एक क्लियर रूप से नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, जबकि पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9 की उपधारा 6 और उपधारा 7 यह स्पष्ट करता है कि एक इंसान एक ही जगह का वोटर हो सकता है, एक ही जगह उसका नाम हो सकता है इलेक्टोरल रोल में, और अगर किसी कारण से उसका नाम 2 जगह है तो उसको किसी एक जगह से अपना नाम कटवाना होगा, तब वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो सकता है, वो तब वोट करने के लिए पात्र हो सकता है। तो जो प्रश्न खड़ा था इस याचिका में वो यह था कि जो इंसान चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है धारा 9, उपधारा 6, उपधारा 7 के तहत, यानी कि जो 2 जगह वोटर है, तो क्या ऐसे लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग अपने एक आदेश से 6 जुलाई 2025 के सारे जिला निर्वाचन अधिकारियों को कह सकता है कि वो अपने हिसाब से निर्णय लें? तो इस प्रश्न पर जब आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तो प्रथम दृष्टया माननीय उच्च न्यायालय ने यह पाया कि एक इंसान धारा 9, धारा 6 और धारा 9, धारा 7 उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत एक ही जगह वोट दे सकता है और इसलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग का 6 जुलाई 2025 का ये लेटर था, इसको माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आज स्थगित कर दिया है, इस पर स्टे लगा दिया है और कहा है इस पर कोई इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। में आज सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार शक्ति सिंह बर्थवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से अभय कैंतुराज जुड़ गए हैं। तो अभय, एक बार फिर से उत्तराखंड पंचायत चुनाव में अटकलें बन गई हैं, हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है, विस्तार से बताएं क्या कुछ फैसला है। देखिए, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर एक के बाद एक कई ऐसे निर्णय अब तक यहाँ पर आ चुके हैं, जिन निर्णयों को लेकर ये कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है शुरू से। यानी जब से पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक के अगर पूरी चुनावी प्रक्रिया में देखें तो कई बार ऐसे निर्णय यहाँ पर आ चुके हैं जो मतदाताओं में भी असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ रहे हैं, संभावित जो प्रत्याशी हैं जिनकी तरफ से नामांकन अब तक यहाँ पर किया जा चुका है, उनके मन में भी संशय पैदा यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के लिए भी ये कह सकते हैं कि चुनाव की जो स्थिति इस समय बनी है वो ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना यहाँ पर जारी की गई है, उन अधिसूचनाओं से पहले ही ये कह सकते हैं कि जो पंचायत राज विभाग है उसकी जो आधी अधूरी जो तैयारियां हैं वो सामने आने लगी है। शुरू से लेकर अब तक कह सकते हैं कि पंचायत राज विभाग शुरू से ही अपनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस पंचायत चुनाव में जाने का काम यहाँ पर कर रहा था और यही वजह रही कि कोर्ट के बार बार दखल देने के बावजूद भी ये कह सकते हैं कि जो खामियां हैं जो अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर जिनको दूर किया जाना चाहिए था कमियों को, वो अभी तक दूर यहाँ पर नहीं हो पाई। और अब ये कह सकते हैं कि पंचायत राज चुनाव का जो अधिनियम है उस अधिनियम की जो धाराओं में जो प्रावधान यहाँ पर रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति या जो चुनाव लड़ने का इच्छुक जो
जो प्रत्याशी है वो 2 जगह एक साथ वोटर नहीं हो सकता है। अगर वो वोटर है तो फिर उसे कम से कम चुनाव लड़ने से पहले अपना एक जो दूसरी जगह का जो वोटर होगा, उस वोटर लिस्ट में जो नाम होगा उसको वहां से कटाना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर वो एक अपराध की श्रेणी में यहाँ पर माना जा सकता है, क्योंकि भारत के जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो दिशा निर्देश पूर्व में भी दिए गए थे उसमें साफ तौर पर इन सब चीजों का जिक्र यहाँ पर किया गया था कि अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम हो रहे हैं तो फिर ऐसे व्यक्ति को ये आपराधिक श्रेणी में यहाँ पर डाला जा सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह से चुनाव लड़ सकता है, उसी जगह से उसके मतदाता सूची में उसका भी नाम यहाँ पर हो सकता है। तो ये फिर समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस समय नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ पर, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से हो या फिर प्रत्याशियों की तरफ से हो या फिर जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं जिनके कंधों पर पूरी जिम्मेदारी इन पंचायत चुनाव को कराने की होती है, उनके भी दोहरे मापदंड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि पंचायत चुनाव जो है सभी तिथियां डिसाइड हो चुकी है, लेकिन बार बार चुनाव आयोग की इस तरीके की जो उन्होंने चुनाव को लेकर तैयारियां नहीं करी हैं, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो है वो चुनाव आयोग पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल यही वजह है, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने इन सब चीज़ों का संज्ञान यहाँ पर लिया है, उस संज्ञान के बाद जो निर्देश यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दिया गया, तो अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर एक और धर्म संकट पंचायत के जो चुनाव के लड़ने वाले जो इच्छुक उम्मीदवार थे उनके सामने खड़ा हो गया। क्योंकि जो जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई उसमें कुछ जगहों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ जगहों पर तो ये कह सकते हैं कि नामांकन निरस्त करने का काम जिला अधिकारी की तरफ से किया गया, क्योंकि जिलों में रिटर्निंग ऑफिसर का कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी देखते हैं, और कुछ जगहों पर जिला अधिकारियों की तरफ से जो रिटर्निंग ऑफिसर काम यहाँ पर देख रहे थे उनकी तरफ से दोहरे मापदंड अपनाने का काम किया गया। यानी उन्हें ऐसे व्यक्तियों का जिनकी 2 जगह पर नाम भी दर्ज है उनकी तरफ से निकाय चुनाव में भी वोट करने का काम किया गया था, और अब पंचायत चुनाव में भी उनकी तरफ से भागीदारी यहाँ पर निभाई जा रही है। तो उनके नामों को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हटाने के बजाय उनको चुनाव लड़ने की अनुमति वहाँ पर दी गई। और यही वजह रही कि जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कोर्ट में इन सब चीज़ों का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर कहा गया तो कोर्ट की तरफ से उस पर निर्णय यहाँ पर ले लिया गया, और इसे ये कह सकते हैं कि इसको लेकर बड़ा निर्देश यहाँ पर दिया गया। अब देखना यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कुछ अगला निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, किस प्रकार से निर्णय होता है, और जो पंचायत चुनाव यहाँ पर लड़ने की तैयारी जो कर रहे थे उन लोगों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर आ पाते हैं। क्योंकि अभी तक तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिस पर ना तो प्रत्याशी समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ अब उन्हें अगला स्टेप लेना है, और ना सियासी दल यहाँ पर समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि विपक्ष जिन चीजों की शिकायत शुरू से करता आ रहा था, क्योंकि वोटर लिस्ट को लेकर भी कांग्रेस ने ये कह सकते हैं कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही अपने ज्ञापन राज्य निर्वाचन आयोग को देने शुरू कर दिए थे। पंचायत राज विभाग को पहले से ही वो शिकायतें यहाँ पर कर चुके थे, उस पर ना तो किसी तरफ से कोई संज्ञान यहाँ पर लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई, और यही वजह रही कि अब यही वो छोटी छोटी कमियां रही जिस पर अब कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन लेने का काम यहाँ पर किया गया। जी अब अगर ऐसे उम्मीदवारों की बात की जाए तो लगभग कितने उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं? देखिए, ऐसे अगर उम्मीदवारों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे उम्मीदवार जिला पंचायत की सीट पर भी हैं जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वहां पर लड़ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत के सीट पर भी हैं जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव यहां पर लड़ रहे हैं, और ग्राम प्रधान के पद पर भी ऐसे लोग यहां पर हैं जिनकी तरफ से प्रधान का चुनाव लड़ने का काम यहां पर किया जा रहा है। उनको लेकर लगातार शिकायतें यहां पर मिल रही थी। शुरू में ही ये कह सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों, चाहे भाजपा से जुड़े व्यक्ति हों या कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति हों, उनको लेकर लगातार शिकायतें यहाँ पर मिल रही थी, और उस पर ना तो निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई संज्ञान लिया गया, ना ही रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कोई कार्रवाई वहाँ पर, उचित कार्रवाई वहाँ पर की गई। और अब कोर्ट ने उसी चीज़ का संज्ञान यहाँ पर लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई व्यक्ति 2 जगह पर उसका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो एक जगह से उसे अपना नाम वहाँ पर कटवाना होगा, तब जाकर वो चुनाव यहाँ पर दूसरी जगह चुनाव अपना लड़ने का काम कर सकता है। लेकिन ऐसा इस बार यहाँ पर नहीं किया गया। जो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूर्व में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिन चीज़ों पर संज्ञान उन्होंने लिया था, उन्होंने ऐसा कोई निर्णय ना देने की बात उनकी तरफ से की गई थी, ना ही हटाने का कोई निर्णय उनकी तरफ से लिया गया। उन्होंने जो उस समय जो आदेश यहाँ पर निकाला था, उस आदेश में भी स्पष्ट चीजें यहाँ पर रखी गई थी, यानी पूरी तरीके से क्लियर उसमें भी नहीं था कि ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते ही नहीं सकते। और यही वजह रही कि अब कोर्ट की तरफ से सख्त संज्ञान यहाँ पर लिया जाएगा। अब राज्य निर्वाचन आयोग अगला निर्णय क्या लेता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर
कह सकते हैं कि जो पंचायत चुनाव लड़ने का जो सपना देख रहे थे, जिनका 2 जगह पर नाम है, जिन्होंने निकाय चुनाव में भी प्रतिभाग किया है और अब पंचायत चुनाव में भी प्रतिभाग करें, उनके लिए धर्म संकट यहाँ पर खड़ा हो चुका है। जी ठीक है अभय, लगातार आप हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां खो नदी इन दिनों तटवर्ती इलाकों के लिए मुसीबत का दूसरा नाम बन चुकी है। जी हां, आपको बताते चले कि काशीरामपुर तल्ला क्षेत्र में 8 से 10 परिवारों के आवासीय भवन अब सीधे नदी के बहाव की जद में है और नदी किनारे रिवर ड्रेनिंग के बाद भी बहाव के बीच न होने से तेज भूकटाव जारी है और जिससे लोग खौफ के साए में जिंदगी बिताने को बेहद मजबूर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्थिति यह है कि कई परिवार अपने मकानों को छोड़कर 4 से 5 हजार प्रति माह किराए पर भवन को लेकर रहने को विवश हो गए हैं। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि 13 जुलाई 2023 को आई बाढ़ में 30 से 40 घर बह गए थे और तब भी प्रशासन ने भरोसे दिए थे, लेकिन 2 साल के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब फिर वही डर लोगों को दोबारा से सताने लगा है। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय महिला हरकली ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि बारिश होते ही तो पूरी रात जागकर काटनी पड़ती है और हमारे घर के नीचे से जमीन धंस रही है, बस भगवान का ही सहारा है। तो वहीं आपको बता दें कि कोटद्वार के इन परिवारों की लड़ाई सिर्फ पानी से नहीं, प्रशासनिक उपेक्षाओं से भी है और बारिश का हर एक दिन उनके लिए एक नई कसौटी, एक नया डर लेकर आता है। और अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस बार कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर 2023 की त्रासदी की तरह इस बार भी परिस्थितियां वैसी ही रहेंगी। समस्या इस खनन की वजह से ये है कि हमारे वार्ड नंबर 6 में ये 4-5 परिवार हैं जो कि इस समय सबसे बड़ी समस्या इनको अपने घर बचाने की है, क्योंकि जिस दिन लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो ये लोग बेचारे सो नहीं पाते, छत से ये देखते रहते हैं कि नदी कब हमारे घर में आ जाए। तो इस डर की वजह से हमारे यहाँ के 2-3 परिवार किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अपना घर होते हुए भी आज ये लोग किराए में रह रहे हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 8-8 साल की 2 बेटियां हैं। अगर रात को बारिश आएगी तो ये बच्चे बचाएंगे कि अपना सामान बचाएंगे। तो ये अब इन्होंने सबसे बड़ा अच्छा ये सोचा कि इस बरसात में हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस महंगाई में कम से कम 2-3 हज़ार रुपये से नीचे का कोई कमरा नहीं मिलता है। अब ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाएं, उस वहाँ मकान में किराए में रहें कि क्या क्या करें। आज सबसे बड़ी वो है, अभी हमारे उस पर दीवार बनी है, बाउंड्री लाइन जो ऊपर नदी से होते हुए आ रही है, सिर्फ हमारे क्षेत्र में बननी बाकी रह गई। अगर वो भी बन जाती तो कम से कम ये चैन की नींद तो सो पाते। हमारे पहले परार के साल घर बन गए, बह गए थे, सारे सामान वामान सारा बह गया था। अब थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ कर ये अपने ये घर बनाए हैं और हमने किराए में कमरा लिया है। अब उसमें सास बहू ने 4,000 में कमरा है, 4-4 हज़ार में 2 कमरे हैं और उसी में सामान धर रखे। क्या सामान धर रखा, बस पलंग है, बक्सा है और बस खाने रसोई का काम यही है बस। अब ये दीवार बन जाएगी तो मैम बड़ा अच्छी बात होगी, हमारा थोड़ा सा डर निकल जाएगा। और नहीं तो रात दिन डरते ही रहते हैं, बारिश आती है तो बैठे ही रहते हैं सारी रात, इस ढांग पे ही खड़े रहते हैं। बरसात आती है तो डर लगा रहता है, तो इसलिए मतलब घर बचाने के लिए भी तो नदी के किनारे किनारे डाम भी बनना चाहिए, जिससे कि हमें परेशानी भी नहीं होए। होती है तो मतलब डर तो लगता ही है, रात को ज़्यादा लगता है डर। तो थोड़ा मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ना डाम बनने की नदी के किनारे किनारे। समस्या यही आ रही है कि नदी के किनारे पे घर है और दिहाड़ी मजदूरी कर करके बनाया है और रात को भी डर लगा रहता है कि रात को अगर पानी आ गया तो फिर कहाँ बच्चों को लेकर जाएंगे, भाई यही डर लगा रहता है। बरसात में यही 3-4 महीने बड़ा डर लगा रहता है। मशीन चली लेकिन फिर वो मशीन वैसी की वैसी खड़ी हो गई है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ अभय के अंतुरा जुड़े हुए हैं। तो अभय, एक तरफ तो त्रासदी है, दूसरी तरफ लोगों के बीच डर का माहौल लगातार बना हुआ है और ये जो डर है वो प्रशासन की पोल खोल रहा है। अभय, देखिए, ये सिर्फ एक अकेले कोटद्वार की नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में इस समय मानसून सीजन के दौरान जो शहरों के किनारे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो नदियों के किनारे जो बस्तियाँ यहाँ पर बसी है, उन बस्तियों पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बस्तीवासी लगातार यानी जब भी बारिश होती है खतरे के साए में रहने के लिए मजबूर वहाँ पर हो जाते हैं। उन्हें जो उनका डर है कि कहीं नदी का जल स्तर बढ़ने से उनके जो आसियाने हैं उसका उजड़ने का डर उन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर सताने लगता है। कुछ लोग वहाँ पर किराए पर रहते हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धन संकट वहाँ पर बना हुआ है और प्रशासन की तरफ से ये कह सकते हैं सिर्फ आश्वासन
आश्वासन वहां पर दिए जाते हैं। कोई सुरक्षित ऐसे स्थानों पर शिफ्ट करने का काम उनको पहले से ही पूर्व में नहीं किया जाता है, बल्कि जब बरसात शुरू हो चुकी होती है उस समय ये मुनादी करने का काम उनकी तरफ से वहां पर किया जाता है कि वो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। यानी सुरक्षित स्थान कौन सा होगा, कहाँ पर वो लोग रह सकते हैं, उसकी कोई जानकारी उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। कुछ ऐसे रैन बसेरे या फिर ऐसे जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं वहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उतनी क्षमता उनकी और वहां पर होती नहीं है कि पूरी के पूरी बस्ती को वहां पर सुरक्षित रखने का काम वहां पर किया जा सके। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर प्रशासन को यहाँ पर कार्य करने की आवश्यकता है और उन सब चीज़ों पर त्वरित गति से निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि इन लोगों को ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है इस मानसून सीजन पर उसको कम वहाँ पर किया जा सके, उसको समाप्त किया जा सके। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि मानसून सीजन में लगातार जो बारिश यहाँ पर आ रही है वो आफत की बारिश बनकर उभर रही है। कई जगहों पर सड़कें बंद हो चुकी है, लैंडस्लाइड लगातार हो रहे हैं। चारधाम यात्रा मार्गों पर भी कई ऐसे पड़ाव यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर खतरा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो भारी बारिश के चलते जो नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है वो सीधे तौर पर भू धसाव की ओर इशारा करते नजर आ रहा है और ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वो खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पूरे उत्तराखंड की तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है और अगर सरकार की तरफ से त्वरित गति से इन दिशाओं में काम नहीं किया जाता है, निकट भविष्य के लिए ठोस रणनीति नहीं बनाई जाती है कि आपदा से कैसे उभरा जा सकता है, तो फिर उत्तराखंड में इसी तरीके के जख्म हर बार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो सरकार के लिए चिंता का विषय जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन जान माल के लिए बड़ा नुकसान वहाँ पर कहा जा सकता है। जी ठीक है, अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि लगातार लोगों के लिए परिस्थितियां जो है गंभीर बनती जा रही हैं, हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन लगातार इस और अब मदद करने के लिए अग्रसर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जब से कालनेमी ऑपरेशन का घोषणा की गई है, उत्तराखंड सरकार की इस पहल पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी से बातचीत के हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। देखिए रिपोर्ट। अपने साहसिक फैसलों के लिए मशहूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर एक नई ड्राइव चलाई है। ड्राइव है कालनेमी ऑपरेशन। कहीं ना कहीं ये जिस तरह से सनातन पर कुछ लोग आघात पहुंचाने का काम करते हैं, ये उनको लेकर ये पूरी मुहिम अब चलाई जाएगी उत्तराखंड में। क्या ये विशेषता है, कौन ये कालनेमी है, इन सब चर्चाओं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। और क्या है कालनेमी, सबसे पहले वही जानते हैं कि कालनेमी आखिर है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कालनेमी कौन था? आपने जब रामायण आप पढ़ेंगे, रामायण में कालनेमी का एक किस्सा आता है। जब हनुमान जी हिमालय की ओर चले, हमें वहां से जो है जो औषधि, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, औषधि लेके जाना था, तो कालनेमी ने सोचा कैसे इनको देर की जाए, कैसे इनको पकड़ा जाए। कालनेमी ने अपना छद्म रूप साधु संत का रूप बनाया, राम नाम गाने लग गए, राम 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 करने लग गए। उसके पश्चात हनुमान जी ने देखा कि भाई कोई राम भगत यहाँ बैठा हुआ है, मैं इससे पूछूंगा कि हिमालय कहाँ है, हिमालय का रास्ता कौन सा जाता है। और जब हनुमान जी उसके पास गए, उन्होंने हनुमान जी को वहां बिठाया कालनेमी ने, और उसके बाद अपना जो उसका असली रूप था हनुमान जी को दिखाया और हनुमान जी ने उसको वहां पे मार दिया। ये कालनेमी है जो हमेशा कोई भी रूप बदल सकता है। वैसे ही हमारा आपने देखा होगा, इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला चल रहा है और हमारे कुछ कालनेमी ऐसे हरिद्वार में आ गए हैं जो भगवा पहन करके, सफेद वस्त्र पहन करके लोगों को लूट रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है हमारे हरिद्वार का जो कांवड़ मेला हो, दिव्य हो, भव्य हो और नशा मुक्त हो। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालनेमियों को पकड़ने की एक मुहिम शुरू की है और हम जितने भी संत महात्मा है, जितने साधु संत है, जितने अखाड़े हैं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी ये कावड़ी है ये भगवान शंकर के भक्त है। और हमने ये भी देखा है मुख्यमंत्री जी स्वयं हरिद्वार में आकर के इनका पूजन करते हैं और इसके पश्चात पूजन के बाद उनको दक्षिणा देते हैं और पूरे हेलीकॉप्टर से पूरे हरिद्वार में इनकी फूलों की वर्षा करते हैं। और मेरा मानना है जो जितने भी हमारे कालनेमी इन पे कार्रवाई हो। वो जी कालनेमी न केवल सनातन में देखे गए हैं बल्कि और भी धर्मों में देखे जा रहे हैं,
तो क्या उन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पूरे केवल कांवड़ मेले तक सीमित न रहे, क्या पूरे उत्तराखंड में ये पूरी बिल्कुल आपने ठीक कहा। कालनेमी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता। कालनेमी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, क्योंकि उसको मतलब पैसे से है, उसको मतलब ठगने से है। लोगों को कैसे ठगा किया जाए, लोगों को कैसे चीट किया जाए, उन्हीं को कालनेमी कहते हैं। और बहुत अच्छा प्रयास है। हमें भी जो कोई कालनेमी ऐसा दिखाई देगा, हम उसको चिन्हित करके पुलिस के हवाले कर देंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मुझे क्या केवल एक ठगी से इसको रिलेटेड किया जाए, या फिर सनातन पर आहत करने वाला भी इन लोगों को समझा जाए? देखिए, सनातन तो सनातन है, लेकिन ये लोग ठग लोग होते हैं, लेकिन ठगों को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़ा समाज होता है। जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं, वो चमत्कार के पीछे घूमते हैं। ये लोग हल्का फुल्का चमत्कार भी दिखा देते हैं, किसी को पत्थर के नाम पे, किसी को किसी के नाम पे, नाना प्रकार की विद्याएं इनके पास होती है। आपने देखा होगा, कोई कालनेमी ऐसे भी आए थे जो हमारी माताओं बहनों को मोहित करके उनका पूरा जेवर निकाल करके लेके जाते थे। और इन्हीं पे शिकंजा कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि कावड़ का मेला है। यहाँ करीबन 5 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है इन पे कार्रवाई हो। तो ये थे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, जो बता रहे थे कि कालनेमी कौन है और क्यों उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में जनपद में पशु कल्याण और क्रूरता निवारण के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि डीएम ने स्पष्ट कहा है कि केवल पशु क्रूरता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का मामला है। और ब्रीड्स के साथ साथ पेट शॉप का अनिवार्य पंजीकरण भी सुनिश्चित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि अवैध मीट शॉप पर अब कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी, ना चालान ना कंपाउंडिंग की जाएगी, सीधी जब्ती कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसके लिए एक परावर्तन समिति का भी गठन किया गया है, जिससे कि 15 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। आपको यह भी बताते चले कि घायल और बीमार पशुओं की सहायता के हेतु 2 विशेष वाहन भी तैनात किए जाएंगे, और जिसमें कि पीआरडी ने मैन पावर की स्वीकृति भी दे दी है। तो साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 2 नई गौशालाएं अगले माह तक तैयार होंगी, और जिससे आवारा और घायल पशुओं को स्थायी आश्रय भी मिल सकेगा। शहर में भी अपंजीकृत डेयरी और साथ ही साथ मीट शॉप के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जाएगा, और जिससे संयुक्त टीम सर्वे करेगी। और आपको बताते चले कि अब लगातार इसके लिए जो टीम है उनका भी गठन शुरू कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि लगातार मीट शॉप के विरुद्ध भी सख्त अभियान चलाया जाएगा, और डीएम के अनुसार जो है आपको बताते चले कि अब किसी भी तरीके की रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी। अब सीधा एक्शन होगा, और जिसमें साफ तौर को आपको बताते चले कि डीएम ने ये तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून जिले के सुदूरवर्ती आपदाग्रस्त गांव बटोली में जिला प्रशासन ने महज 24 घंटे में नया वैकल्पिक रास्ता तैयार कर एक मिसाल पेश की है। जो आपको बताते चले कि यह मिसाल पेश की गई, ये रास्ता पूर्व के मुकाबले छोटा और सुगम जरूर है, लेकिन इस कार्य को खुद जिला अधिकारी सविन बंसल के निरीक्षण के बाद युद्ध स्तर पर अंजाम दिया गया। डीएम के निर्देशों पर प्रशासन ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए यह रास्ता पूरी तत्परता के साथ तैयार करवाया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप आपदा की घटनाओं पर त्वरित रिस्पांस देते हुए जिला प्रशासन हर स्तर पर सक्रिय दिख रहा है। तो आपको बता दें कि बटोली गांव के लिए डीएम ने 24 घंटे के भीतर मशीनरी और मैन पावर तैनात करने के आदेश जारी किए थे, और जिससे बारिश के इन 3 महीनों में आवाजाही पूरे तरीके से सुचारू बनी रहे, इसके लिए इस रास्ते का निर्माण किया गया। यहाँ पे बटोली गांव में ग्रामीण वासी हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करता हूँ कि रियलिटी में परिस्थिति भीषण है, और जो कनेक्टिविटी है वो बाधित हुई है रियली। लेकिन
ऑनरेबल सीएम के ये निरंतर निर्देश रहते हैं ज़िला प्रशासन को कि कितनी भी भीषण परिस्थिति हो, कोई भी हमारा कारक हो आपदा का, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसको हम निदान न कर सकें। ये हमने इंश्योर कर लिया है कि 3 महीने जब तक भी बरसात है, कनेक्टिविटी अब निरंतर सुचारू रहेगी। यही इंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सीएम के निर्देश थे कि हम सब गांव तक पहुँचें और हमारे ग्राउंड टीम ने, तहसील ने, पीडब्ल्यूडी ने बहुत जल्दी त्वरित रूप से हमारा रास्ता जो है वो सुचारू कर दिया है। अभी क्योंकि जो गैप है, जो हमारा हर्डल है, वो जो सॉइल है वो फ्रेजाइल है, कोहेशन नहीं है, उस वजह से वहाँ पर अभी परमानेंट रास्ता इमीडिएटली नहीं बन सकता है। तो टेम्परेरी रास्ते के लिए पेरिनियल 3 मंथ्स हमारे मजदूर डिप्लॉय रहेंगे और मशीनरी लाने का भी प्रयास। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।